हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक एपोप्टोसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, एपोप्टोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ इसको सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या मैं बता रही हूँ। आज मैं एपोप्टोसिस क्या होता है, कौन कौन से प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी। उसके बाद कल इसके पाथवेज, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे को डिस्कस करूंगी। दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। एपोप्टोसिस एक टर्म है जिसका मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब ये है कि एक प्रोग्रामिंग के थ्रू सेल की डेथ हो रही है। ठीक है, अचानक से कुछ नहीं हो रहा, सब प्रोग्राम बना के तब सेल की डेथ को करवाया जा रहा है। ठीक है, तो एपोप्टोसिस का ये मतलब एक तरह से मतलब हुआ। एपोप्टोसिस का मीनिंग ये होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता क्या है कि रेट ऑफ सेल डिवीजन और रेट ऑफ सेल डेथ ये हाईली रेगुलेटेड होते हैं, टाइटली रेगुलेटेड कह सकते हैं हम इसको, कि सेल डिवीजन का रेट और सेल के डेथ का रेट ये दोनों ही रेगुलेटेड वे में ही होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा, रेगुलेटेड नहीं होंगे तो और रेट ऑफ, मान लीजिए रेट ऑफ सेल डिवीजन ज़्यादा हो गया, रेट ऑफ सेल डेथ नहीं हो रही है, तो रेट ऑफ सेल डिवीजन अगर ज़्यादा होने लग जाएगा तो टिश्यू क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, जो भी टिश्यू होगा वो इनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसमें डेथ हो नहीं रही है, ग्रोथ होती चली जा रही है। ठीक है, सेल डिवीजन होती चली जा रही है, डेथ हो नहीं रही, तो अपने आप टिश्यू क्या होगा, साइज में बड़ा हो जाएगा जो भी टिश्यू है। उसके अलावा अगर रेट ऑफ सेल डेथ ज़्यादा हो जाती है, डिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, जो टिश्यू होगा उसमें डेथ ज़्यादा हो रही है, मर ज़्यादा रही है सेल्स, बन कुछ रही नहीं है, तो क्या होगा, उस टिश्यू का साइज छोटा हो जाएगा। तो ऐसा तो हमारी बॉडी में होता नहीं है कि कभी किसी ऑर्गन या टिश्यू का साइज बड़ा हो जाए, किसी ऑर्गन या टिश्यू का साइज छोटा हो जाए। अगर ऐसा हो भी जाता है तो फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। अगर किसी इंजरी में ऐसा हो गया या किसी डिजीज में ऐसी कंडीशन हो गई तो फिर वो अपने नॉर्मल ही शेप में आ जाता है जो उसका स्टार्टिंग में शेप रहा होगा। ठीक है, उसका इनलार्ज्ड और श्रिंकन वर्जन नहीं रहता हमेशा मेंटेन। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि रेट ऑफ सेल डिवीजन और रेट ऑफ सेल डेथ यूकैरियोटिक सेल में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हाईली रेगुलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर सेल की कोई जरूरत नहीं है, ये एक तरह से हमने एपोप्टोसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो मीनिंग थी एपोप्टोसिस की, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इफ सेल्स आर नो लॉन्गर नीडेड दे कमिट सुसाइड बाय एक्टिवेटिंग एन इंट्रासेल्युलर डेथ प्रोग्राम विच इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। ठीक है, अगर किसी सेल की जरूरत नहीं है या उसकी लाइफ पूरी हो गई है तो उसको क्या किया जाता है, उस सेल को खत्म कर दिया जाता है इंट्रासेल्युलर डेथ प्रोग्राम को एक्टिवेट करने के बाद। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। मतलब सिंपल ये मीन हुआ इसका कि अगर किसी सेल की जरूरत नहीं है, ठीक है, या उसकी लाइफ पूरी हो चुकी है तो उसको क्या होगा, खत्म होना होगा। ठीक है, और उसको खत्म करने की जो प्रोसेस सेल अप्लाई करती है उसको खत्म करने के लिए, उसको किस तरह से खत्म किया जाए, ये प्रोसेस ही एपोप्टोसिस कहलाती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप लोग अपने रिमेंबर रखिए कि जैसे नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सेल बहुत तेजी के साथ बनती हैं और उतनी ही तेजी के साथ वो डिग्रेड भी होती रहती हैं। तो इसमें लिखा है कि जो नर्वस सिस्टम की सेल्स हैं वो बहुत ही जल्दी, इमीडिएटली और सून आफ्टर दे फॉर्म क्या होती हैं, मर जाती हैं। ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि कोई भी हमें इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है। ठीक है, इम्पल्स को ट्रांसमिट अगर नर्व सेल ने एक बार कर दिया, ठीक है, उसके बाद उन जो बीच वाली जो सेल जो ट्रांसमिट की होंगी उनकी जरूरत नहीं होती, फिर उस टाइम के बाद फिर वो सारी डेथ हो जाती है। फिर किसी और डायरेक्शन में कोई इम्पल्स ट्रांसफर करना है तो वहाँ की सेल्स एक्टिव, वहाँ पे नई सेल्स बन जाती हैं, फिर वो भी अपना काम करने के बाद तुरंत खत्म हो जाती हैं। बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में चलती हैं। क्या चलती हैं, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है नर्वस सिस्टम कैसे ट्रांसमिट करता है उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, बहुत ही फास्ट। तो पीछे की जो सेल्स अपना काम पूरा कर लेती हैं वो तुरंत तुरंत डिग्रेड होती चली जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं होती, यही लिखा हुआ है। और ये उनकी डेथ होती कैसे, एपोप्टोसिस के थ्रू। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि नर्वस सिस्टम की सेल्स की लाइफ बहुत ही कम होती है, वो जैसे जैसे बनती हैं अपना काम पूरा करके तुरंत ही खत्म हो जाती हैं। बोन मैरो और इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती हैं हर 1 घंटे बाद रिन्यू होती हैं, तो हर 1 घंटे बाद रिन्यू होने के मतलब क्या हुआ, जो पुरानी वाली सेल्स है उसको मरना होगा। ठीक है, रिन्यू हो जाती हैं मतलब पुरानी वाली सेल्स जो होती हैं मर जाती हैं। तो बोन मैरो इंटेस्टाइनल सेल की जो लाइफ होती है वो 1 घंटे के आसपास की होती है, उसके बाद वो उसकी डेथ हो जाती है।
उसके अलावा देखिए टैडपोल टेल डिसअपियर इन एडल्ट फ्रॉग। अब जैसे जो फ्रॉग होता है उसका जो मतलब पहले की कंडीशन होती है वो टैडपोल कहलाती है, उसका लार्वल फॉर्म टैडपोल कहलाता है। ठीक है, टैडपोल में क्या होती है, टेल। टेल क्यों होती है, ताकि वो पानी में स्विम कर सके, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जब फ्रॉग टैडपोल के फॉर्म में होता है उसका मतलब अभी बाहर आया होता है एग से, ठीक है, या लार्वल फॉर्म से बड़ा हुआ होता है, तो वो टैडपोल कहलाता है। टैडपोल में होती है टेल जो उसको स्विमिंग में हेल्प करती है, लेकिन जब वो टैडपोल से फ्रॉग बनता है तो उस टेल की जरूरत नहीं रहती, तो टेल डिसअपियर होने लग जाती है। टेल डिसअपियर कैसे होती है, उसकी सेल्स धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाती हैं। सेल्स डिग्रेड कैसे होती हैं, एपोप्टोसिस के थ्रू उसको खत्म किया जाता है, क्योंकि फ्रॉग में टेल की जरूरत नहीं होती तो वो डिसअपियर हो जाती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कई सारे एनिमल्स होते हैं उनके डिजिट्स के बीच में वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वेब लाइक स्ट्रक्चर बाद में क्या होता है, डिग्रेड होती है वहां की सेल्स, उसके बाद सारे डिजिट्स हमारे सेपरेट हो जाते हैं। जैसे हमारे डिजिट्स हैं उनके बीच में अगर वेब या जाल लाइक स्ट्रक्चर अगर होगा तो अगर हमें डिजिट्स को सेपरेट करना है तो उसको क्या होगा, डिस्ट्रक्शन उसका जरूरी होगा, जो बीच वाली सेल्स होंगी जो वेब बनाई होंगी, तभी तो हम सारी डिजिट्स को सेपरेट कर सकते हैं। डिजिट्स का मतलब क्या है, अपनी फिंगर्स में जो ये हमारे फिंगर की जो प्रोजेक्शन से डिजिट्स कहलाते हैं। ठीक, तो यही सारी एपोप्टोसिस से ही होता है ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए लीवर, कुछ लोगों को आपने सुना होगा किसी का लीवर जो है वो डैमेज हो गया, उसका आधे से ज्यादा लीवर डैमेज हो जाएगा। लीवर अगर 30% भी अगर प्रेजेंट है बॉडी में तो फिर से अपने आप को डेवलप करके 100% कर लेता है। ठीक है, उसमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है लीवर या हिपैटिक सेल्स में। तो अगर लीवर डैमेज हो जाता है तो वो फिर से अपने आप को रिन्यू कर लेता है। कैसे कर लेगा रिन्यू, सेल डिवीजन के द्वारा। ठीक है, सेल प्रोलिफरेशन करेंगी, ठीक है, सेल उसकी डिवाइड करने के लिए कमिट हो जाएंगी, तो वो अपने आप को पूरी तरह से फिर से अटेन कर लेगा अपना जो नॉर्मल साइज है। तो वही लिखा है कि लिवर का अगर कुछ पार्ट रिमूव, पूरी तरह से लिवर रिमूव यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, कुछ पार्ट अगर रिमूव हो जाता है, या मैं लिख दे रही हूँ, लीवर का अगर कुछ पार्ट रिमूव हो जाता है तो फिर से लीवर सेल प्रोलिफरेट करती हैं और वो फिर से गेन हो जाता है। इसके अलावा मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें होती है, मान लीजिए लिवर किसी का डैमेज हो गया, उसको कुछ ड्रग दी जा रही है, ठीक है, उसको फिर से रिगेन करने के लिए। उस ड्रग का नाम मान लीजिए कोई एक फिनोबार्बिटाल एक ड्रग है, वो उसका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसके ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक देने के कारण लीवर इनलार्ज हो गया, मतलब उसका अगर नॉर्मल साइज ऐसा इतना होना था तो बहुत बड़ा होके ऐसा हो गया, लीवर इनलार्ज हो गया। फिर क्या होगा, फिर एपोप्टोटिक सेल जो होंगी, मतलब एपोप्टोसिस की प्रोसेस इसमें क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, जो इधर की सेल्स को पूरा खत्म कर देगी और नॉर्मल अपने उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ जाएगी। मतलब अगर लीवर का साइज छोटा हो गया तो सेल डिवीजन से वो अपने नॉर्मल साइज को प्राप्त कर लेगा। अगर उसका सेल साइज बड़ा हो गया, मतलब अगर लीवर का साइज बड़ा हो गया किसी वजह से, किसी ड्रग के ट्रीटमेंट की वजह से, फिर भी वो अपने नॉर्मल साइज को अटेन कर लेगा। कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करने के बाद वो एक्स्ट्रा सेल जिनकी जरूरत नहीं है उसको डिग्रेड कर देगा और फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, नर्वस सिस्टम, बोन मैरो, टैडपोल टेल, ये सारी चीजें, फिर लिवर की, ये सब हमने आपको ये बताया है कि एपोप्टोसिस कहाँ कहाँ पे होती है बॉडी में, किस किस समय पर एपोप्टोसिस के थ्रू सेल्यूलर डैमेज किया जाता है। और ये प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है, ये कोई अचानक से नहीं होता कि किसी सेल को डेथ मतलब पूरी तरह से मार दिया जाए, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है, इससे कुछ लॉस नहीं होता हमारी बॉडी के ऊपर। ठीक है, अब देखिए सेल डेथ दो तरह से हो सकती है, या तो नेक्रोसिस हो जाती है या तो एपोप्टोसिस हो जाती है। क्योंकि देखिए एपोप्टोसिस की जो प्रोसेस है वो नेचुरल है, उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है बॉडी के अंदर। लेकिन जैसे मान लीजिए नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस में क्या होता है, कोई इंजरी हो जाती है, अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया किसी सेल में, ठीक है, कुछ इंजरी हो गई अगर किसी सेल में, तो क्या होगा, उसके आसपास की जो सेल्स हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जिसमें इंजरी होती है वो तो अपनी सेल मर जाती है, अपने आसपास की भी जो सेल्स होती है उनको भी कंटामिनेट या एक तरह से जो उसका कंटेंट होता है वो रिलीज कर देती है अपने सराउंडिंग में, तो आसपास की सेल्स भी इन्फेक्शन मतलब एक तरह से इन्फेक्ट हो जाती हैं और फिर वो भी मरने लग जाती हैं, तो नेक्रोसिस हो जाती है। मतलब एक तरह से उस तरह की सेल डेथ को हम कहते हैं नेक्रोसिस।
ठीक है। तो नेक्रोसिस एक ऐसी सेल डेथ होती है जो इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से होने लग जाती है, जो नेचुरल नहीं होती। ठीक है, नेचुरली वैसा होना नहीं था, लेकिन अगर इंजरी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, तो वहां की सेल डेथ होने लग जाती है। आसपास की सेल भी उसकी जो होती है इफेक्टेड हो जाती है, वो उनकी भी डेथ होनी शुरू हो जाती है। तो पूरा एक तरह से एक एरिया इन्फेक्टेड हो जाता है, पूरा एक एरिया ही, जिसको हम कह सकते हैं उस एक एरिया की सेल डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो वो हमारा कहलाता है नेक्रोसिस। ठीक है, जिसमें आसपास की सेल्स को पे भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन एपोप्टोसिस नेचुरल प्रोसेस है, इसमें सेल की डेथ हो जाती है, लेकिन आसपास की सेल्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस वाले सेल की, जो पहली वाली सेल थी, उसकी डेथ होने का बगल वाली सेल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो अपने नेचुरल जैसे थी वैसे ही रहती हैं। तो ये दोनों में एक तरह से डिफरेंस है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में। अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा 2 नंबर में, तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, कौन सी नेचुरल प्रोसेस है और कौन सी इंजरी या इन्फेक्शन के थ्रू डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब देखिए एपोप्टोसिस तो हमने आपको बता दिया कि ये एपोप्टोसिस में सेल की डेथ होती है। उस सेल की डेथ होती कैसे है, कुछ क्या क्या प्रोसेस होती हैं जो सेल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सबसे पहले तो एपोप्टोसिस में जो साइटोस्केलेटन होगा, साइटोस्केलेटन क्या होता है, हमारी जो साइटोस्केलेटन एक तरह से कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, या और भी सारी चीजें जो एक तरह से साइटोस्केलेटन बनाने का काम कर रही हैं, वो पूरी तरह से कोलैप्स होने लग जाती हैं। ठीक है, कोलैप्स मतलब आपस में चिपक जाती हैं। चिपक जाएंगी तो क्या होगा, सेल जो होगी श्रिंक हो जाएगी अपने आप। जितनी भी उसकी साइटोस्केलेटन है, वो अगर हमारा ही जो साइटोस्केलेटन है, हमारा स्केलेटन सिस्टम अगर पूरी तरह से चिपक के श्रिंक हो जाएगा, तो हम क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी एकदम श्रिंक हो जाएगी। धीरे धीरे इतनी श्रिंक हो जाएगी, धीरे डिसअपियर होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा बॉडी में नहीं होता, लेकिन हम यहाँ सेल की बात करें, सेल का जो साइटोस्केलेटन होता है, अगर वो चिपकने लग जाएगा, आपस में कोलैप्स कर जाएगा, तो क्या होगा, सेल एक तरह से सेल की जो सरफेस है वो आपस में श्रिंक करने लग जाएंगी, मतलब इस तरह से अंदर की तरफ आने लग जाएंगी। एक छोटा सा एक तरह से उनका शेप हो जाएगा। साइटोस्केलेटन कोलैप्स करते हैं। दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबल हो जाती है। उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखिए सेल की जो भी चीजें हैं, कोई भी एक सेल है तो उसकी जो भी चीजों को रेगुलेट करना या कुछ भी करना होता है, तो सेल न्यूक्लियस के अंदर की जो डीएनए होता है उसकी वजह से ही सब कुछ होता है। सेल में किस प्रोटीन की जरूरत है, क्या मेटाबोलाइट की जरूरत है, किस तरह से इसको अपने आप को स्ट्रेस से बचाना है, सारी चीजें हम अल्टीमेटली किससे कंट्रोल होती है, न्यूक्लियस से। तो अगर न्यूक्लियस को ही खत्म कर दिया जाए सेल के, तो फिर सेल अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो न्यूक्लियस में सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअसेंबल किया जाता है ताकि डीएनए बाहर आ पाए। उसके बाद जब डीएनए बाहर आ जाता है तो डीएनए को ब्रेक कर दिया जाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट कर दिए जाते हैं। तो डीएनए एक तरह से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो एक तरह से न्यूक्लियस या डीएनए ही पूरा ब्रेक हो गया, तो सेल का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया, वो अपने आप धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगी और उसके कंटेंट हो जाएंगे रिलीज, जो रिसाइकिल होकर फिर से यूज के काम आ जाएंगे। ठीक है, डीएनए ब्रेक होगा तो उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोसाइड बेस शुगर सब रिलीज हो जाएंगे, तो फिर से उनको क्या रीयूज किया जा सकता है दूसरी सेल के द्वारा। ठीक है, दूसरी सेल उसको यूज कर सकती हैं। तो एपोप्टोसिस में क्या क्या होता है प्रोसेस, साइटोस्केलेटन कोलैप्स करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबल हो जाती है और डीएनए फ्रेगमेंट में टूट जाता है। ठीक है, जब आप लोग अगर रिसर्च वाली फील्ड में जाएंगे और रिसर्च करेंगे, तो आपको बॉडी की एपोप्टोटिक सेल्स, ठीक है, आपको नॉर्मल सेल दे दी जाएगी और एपोप्टोटिक सेल्स दे दी जाएगी। ठीक है, उसमें आपको बताना होगा इसमें से कौन सी एपोप्टोटिक सेल है, कौन सी नॉर्मल सेल है। तो फिर आप क्या करेंगे, उसका डीएनए आइसोलेट करेंगे, दोनों सेल्स का आप लोग डीएनए आइसोलेट करने के बाद उसको रन करेंगे। तो क्या होगा, जो एपोप्टोटिक सेल्स का डीएनए होगा वो तो फ्रेगमेंट में ब्रेक हो चुका होगा, तो उसमें कैसा बैंड आएगा, खूब सारे डिग्रेडेड फॉर्म में इस तरह से बैंड आएंगे। और जो नॉर्मल सेल होगी उसमें डीएनए का एक सिंगल बैंड ऊपर की साइड, बहुत ही ऊपर की साइड में आएगा, जहां वेल्स होंगी उसी के नीचे। ठीक है, ये फ्रेगमेंटेड बैंड नहीं आएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सैंपल एपोप्टोटिक सेल्स का है, कौन सा नॉर्मल सेल्स का है। ठीक है, या कैंसरस सेल की जब स्टडी करते हैं, ठीक है, तो यही चीजें यूज में आती हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से जानना जरूरी है। अब एपोप्टोटिक सेल जो होती है, ठीक है, वो कैसे अपने आप को डिग्रेड करती है, ये सब चीजें उसके अंदर सेल के अंदर हो रही हैं। इसके साथ ही क्या होता है, सेल की सरफेस पे जो जिस सेल को मरना है, वो अपनी सेल की सरफेस पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल को डिस्प्ले करना शुरू कर देती है, जिससे जो फैगोसिटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, या जो भी फैगोसिटिक सेल हैं, वो इस सेल को पहचान लें। ये इस तरह से अपने जो सेल सरफेस पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल को डिस्प्ले करना शुरू करती है, जिससे जो भी
फैगोसिटिक सेल है वो इसको पहचान ले कि ये अपने आप पे ये सारी चीजें डिस्प्ले कर रही है, मतलब ये अपने आप को खत्म करना चाहती है, तो इसको आके हम इनगल्फ कर ले, तो फैगोसिटिक सेल आती है, इसको खा जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके जो कंपोनेंट होते हैं फैगोसिटिक सेल्स, जो इसके जो भी कंपोनेंट रिलीज होते हैं वो उसके द्वारा यूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज होती है। तो एपोप्टोटिक सेल में ये लिखा हुआ है डिस्प्ले सरफेस प्रॉपर्टीज, प्रमोट इट्स ओन फैगोसाइटोसिस। ठीक है, जो एपोप्टोटिक सेल्स होती हैं वो अपने सरफेस पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल को डिस्प्ले करना शुरू कर देती हैं जिससे फैगोसिटिक सेल इनको पहचान के खा सके, फैगोसाइटोसिस कर सके। ठीक है, ये इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखिए कि इसके लिए कौन से प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एपोप्टोसिस की प्रोसेस जैसे हमने बताया था एक प्रोग्रामिंग के थ्रू होती है कि कैसे कैसे क्या क्या होना है, एक रेगुलेटेड वे में होती है। ऐसा नहीं कि बस एक सेल को खत्म करना है तो पूरी तरह से किल कर दिया जाए, उसको पूरी तरह से मार दिया जाए, आसपास की सेल्स पे इफेक्ट पे, ऐसा नहीं होता, एक रेगुलेटेड वे में होता है। तो इसके लिए कौन से प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीएज। ठीक है, प्रोटीएज की पूरी मशीनरी होती है जो वर्क करती है एपोप्टोसिस की प्रोसेस में। और ये प्रोटीएज हैं, मतलब क्या होंगे, प्रोटीएज नाम से ही लग रहा है कि कोई एंजाइम होंगे। तो एंजाइम अगर है तो इनकी कोई ना कोई एक्टिव साइट होगी। ठीक है, तो इनकी एक्टिव साइट में कौन सा रेजिड्यू होता है, सिस्टीन रेजिड्यू। ठीक है, सिस्टीन रेजिड्यू इनकी एक्टिव साइट में होता है। और प्रोटीएज है, इसका मतलब ये किसी और दूसरी प्रोटीन को ये क्लीव कर रहे होंगे। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि है तो एंजाइम, लेकिन किसी दूसरे एंजाइम को, किसी दूसरे प्रोटीन को क्लीव करने का काम कर रहे होंगे, तभी इनका नाम इस तरह से रखा गया है प्रोटीएज। ठीक है, तो प्रोटीएज क्या करेंगे, किसी ना किसी दूसरी प्रोटीन को किल मतलब कट करेंगे, डिग्रेड करेंगे। और कहाँ पे कट करेंगे दूसरे प्रोटीन को, जहां पे एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यू होगा स्पेसिफिक, वहीं पे कट करेंगे। ठीक है, वहां उसी को पहचान के उसी को कट करेंगे। तो जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस में जो एंजाइम यूज में आते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रोटीएज। ये एंजाइम है, मतलब इनका एक्टिव साइट कोई होता होगा, एक्टिव साइट में इनकी सिस्टीन पाया जाता है, और जहां पे ये दूसरी प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं वो एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यू होते हैं, मतलब दूसरी प्रोटीन के एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यू को वो कट करने का काम करते हैं। ठीक है, क्यों कट करेंगे, उसको एक्टिवेट करने के लिए, इसीलिए इनको कैस्पेज कहा जाता है। सी से क्या हो गया, सिस्टीन, जो उनके एक्टिव साइट में प्रेजेंट होता है। एएसपी से क्या हो गया, एस्पार्टिक एसिड, जहां पे दूसरी प्रोटीन को कट करेंगे। और एजेस तो इनके मतलब जो एंजाइम के आगे लगाया ही जाता है, एंजाइम के नाम के आगे, तो ये कैस्पेजेस प्रोटीन कहलाते हैं। मीन्स कैस्पेजेस आर द प्रोटीन्स विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस। ठीक है, कैस्पेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये करते क्या हैं, कैस्पेजेस सिंथेसाइज होते हैं सेल के अंदर प्रोकैस्पेजेस के फॉर्म में। ठीक है, प्रोकैस्पेजेस मतलब एक तरह से इनएक्टिव फॉर्म होता है इनका, जो तो ये सिंथेसाइज जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, क्योंकि तुरंत इनकी जरूरत है नहीं, तो सिंथेसाइज होकर इसी फॉर्म में पड़े रहते हैं सेल के अंदर। लेकिन जब इनकी जरूरत होती है तो प्रोकैस्पेजेस को कट करना पड़ता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कहाँ पे, एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यू पे, और उनका कुछ पार्ट रिलीज हो जाता है। मान लीजिए कि इस तरह से कैस्पेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए ये प्रोकैस्पेज है, मान लीजिए प्रोकैस्पेज का इतना पार्ट कट कर दिया जाए, ऊपर का इस तरह से जो बना हुआ है वो पार्ट कट कर दिया जाए, तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। इतना पार्ट इनका एक्टिव फॉर्म में आ जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये एक्टिव कैस्पेजेस हो गया। और जहां पे कट किया गया, यहाँ एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यू होंगे, इसीलिए उसको एएसपी कहा जा रहा है। तो जो सिंथेसाइज होते हैं वो प्रोकैस्पेजेस के फॉर्म में, लेकिन जब उनका कोई दूसरे कैस्पेजेस क्लीव कर देते हैं, अब इसको क्लीव करने का काम दूसरे ही कैस्पेजेस करेंगे। ठीक है, दूसरे प्रोटीएज करेंगे, उनका नाम भी कैस्पेजेस ही होगा, क्योंकि वो एस्पार्टिक एसिड पे कट करेंगे। तो दूसरे कैस्पेजेस इनको एक्टिवेट करते हैं, जो पहले से एक्टिवेटेड कैस्पेजेस होंगे वो प्रोकैस्पेजेस के जो ये इनहिबिटर डोमेन है इसको हटा देंगे और इसको एक्टिव बना देंगे। तो प्रोकैस्पेज से एक्टिव कैस्पेज बनने में किसने हेल्प की, अदर एक्टिवेटेड कैस्पेजेस ने। ठीक है, कैसे, उनको क्लीव करके एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यू पे। अब प्रोकैस्पेज से एक्टिव कैस्पेजेस बन गए। अब ये एक्टिवेटेड कैस्पेज क्या करेंगे, दूसरे कैस्पेज को भी एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि कई सारे कैस्पेजेस की जरूरत पड़ेगी किसी सेल को किल करने के लिए। तो ये एक्टिव होने के बाद दूसरों को भी एक्टिवेट करेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, इनिशिएटर कैस्पेज। मतलब इनिशिएटर कैस्पेज ऐसे कैस्पेजेस होते हैं, ठीक है, जो दूसरे कैस्पेजेस को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। और उसके बाद इनिशिएटर कैस्पेज अल्टीमेटली इफेक्टर कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर देते हैं। और इफेक्टर कैस्पेज क्या करेंगे, दूसरे कैस्पेज को एक्टिवेट नहीं करेंगे। अब इनका काम क्या होगा, ये अपना काम करेंगे, जैसे कि
सबसे पहले तो ये न्यूक्लियर लैमेंस को ब्रेक करेंगे। न्यूक्लियर लैमेंस को ब्रेक करने का क्या मतलब है? न्यूक्लियर लैमेंस को ब्रेक करने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर असेंबली को, ये एक तरह से न्यूक्लियर असेंबली को डिसअसेंबल करेंगे या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लैमेंस के थ्रू जो इसने जोड़ रखा था वो उसको हटाने का काम करेंगे। न्यूक्लियर लेमाइना को ब्रेक करेंगे और डीएनए को रिलीज करेंगे। अब डीएनए रिलीज होके आ जाएगा तो डीएनए को कट करना होगा। डीएनए को कट करने वाले एंजाइम का क्या नाम होगा? डीएनएज। लेकिन डीएनएज जो है सेल में ऐसे नहीं प्रेजेंट रहता। डीएनएज हमेशा तो एक्टिव रहता नहीं है, उसको किसी न किसी इनहिबिटर प्रोटीन ने बांध के रखा होता है अपने साथ। ठीक है, डीएनएज वरना नॉर्मल कंडीशन में ही डीएनए को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में डीएनएज फ्री तो होते नहीं है, इनको किसी और प्रोटीन ने पकड़ के रखा होता है। तो जिस प्रोटीन ने उनको पकड़ के रखा होता है वो इफेक्टर कैस्पेस उन प्रोटीन को डिग्रेड कर देते हैं डीएनएज को फ्री कराने के लिए। ठीक है, तो इफेक्टर कैस्पेस क्या करेंगे? सबसे पहले तो न्यूक्लियर लैमिन्स को ब्रेक करेंगे ताकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी हो जाए, डिसअसेंबल हो जाए और डीएनए बाहर आ जाए। उसके बाद इफेक्टर कैस्पेस और क्या करेंगे? जो डीएनएज एंजाइम को होल्ड करने वाली प्रोटीन है उसको भी कट कर देंगे, उसको भी डिग्रेड कर देंगे ताकि डीएनएज फ्री हो जाए और डीएनएज फ्री होने के बाद डाइजेस्ट कर ले डीएनए को और डीएनए डाइजेस्ट होकर फ्रेगमेंट्स में टूट जाए। तो इस तरह से ये पूरी आपकी प्रोसेसिंग हो गई, पाथवे हो गया कि किस तरह से प्रोकैस्पेस एक्टिव होते हैं और किस तरह से वो एपोप्टोसिस को अंजाम देते हैं। इसमें आपको इनिशिएटर और इफेक्टर कैस्पेसेस पता होने चाहिए क्या होते हैं। इनिशिएटर कैस्पेस वो कैस्पेस होते हैं जो दूसरे कैस्पेस को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ठीक है, और इफेक्टर कैस्पेस वो होते हैं जो दूसरे को एक्टिवेट नहीं करते, ये सारी प्रोसेस एपोप्टोसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, वो इफेक्टर कैस्पेस होते हैं। मतलब जो इफेक्ट अल्टीमेट इफेक्ट जो शो करेंगे वो इफेक्टर कैस्पेस होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया एपोप्टोसिस और उसकी कैसे मतलब कैस्पेसेस हेल्प करते हैं एपोप्टोसिस को इनिशिएट करने में, ये हमने पूरा आज बता दिया है। कल इसके बाद फिर डिस्कस कर लेंगे, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन अब प्लीज आज ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए इसको फिर से अपने आप से नोट्स बना लीजिएगा। हमने बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे, लेकिन आप लोग अपने समझने के लिए मैंने जो जो बताया है उसको लिख सकते हैं शॉर्ट नोट्स बना करके। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा और फिर से इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।